हेलो फ्रेंड्स, आ गया है जीके बाई माइंड मैप्स का एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। और हम एक सीरीज चला रहे हैं इंडियाज इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल। और आज के गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वॉइसरॉय या बोल सकते हैं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल 1856 से लेके 1862। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपीपीएससी, यूपीएससी, राजस्थान पीएससी, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, हर एग्जाम के लिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट आपको है। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो भारत के पहले वॉइस रॉय थे। इनके टाइम पर ही भारत के अंदर 1857 का रिवोल्ट, 1857 की क्रांति हुई थी। और क्रांति के जो बीज हैं वो ऑलरेडी लॉर्ड डलहौजी बो के गए थे, और उन बीजों को बाद में उनको फल के रूप में काटने का काम जो है वो लॉर्ड कैनिंग ने आपको किया। तो 1857 का रिवोल्ट इनके टाइम पर हुआ। एक अलग से वीडियो में हम लोग 1857 के रिवोल्ट की बात करेंगे कि कौन कौन से लीडर्स थे एंड ऑल, कॉजेज क्या थे, बहुत सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है। तो इनके टाइम पर 1857 का रिवोल्ट है, ये विद्रोह हुआ। और विद्रोह होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो शासन भारत में हमेशा के लिए खत्म हो गया। और उस शासन को खत्म करने के लिए भारत के अंदर एक कानून आया, एक डिक्लेरेशन हुआ, उसको बोलते हैं विक्टोरिया डिक्लेरेशन ऑफ द 1858। 1858 का विक्टोरिया का उद्घोषणा डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन में दो तीन चीजें थी। एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि इलाहाबाद दरबार ऑर्गेनाइज किया, दैट्स द फर्स्ट दरबार ऑर्गेनाइज इन इंडिया। इलाहाबाद दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की, विक्टोरिया का डिक्लेरेशन पढ़ के सुनाया कि भारत में अब आगे जाके ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होगा, और उसके साथ में भारत में ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट शासन भारत में एस्टैब्लिश होगा। तो 1858 से डिक्लेरेशन आपको किया। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अंग्रेजों ने 1857 के रिवोल्ट के कारण क्या थे, उन कारणों को समझा और उनको ठीक करने की या उनको रिपेयर करने की कोशिश भी अंग्रेज सरकार ने आपको की। ठीक है, और उसी के लिए भारत में आया गुड गवर्नेंस एक्ट 1858, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया, और भारत के अंदर इस कानून को लागू किया ताकि भारत में एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से अंग्रेजों के द्वारा चलाया जा सके। उसके साथ इन्हीं के टाइम पर आया इंडियन पीनल कोड 1860, क्योंकि देखो इसके पहले भारत के अंदर कोई प्रॉपर लॉ सिस्टम नहीं था, मतलब जो वेदों को, पुराणों को लेके, या जजिया, आई एम सॉरी, तो वेद पुराण को लेके, या आपके शरिया कानून वगैरह जो है, इनको लेके कुछ कानून जरूर हुआ करते थे, लेकिन वो एग्जिट कोई ऐसा लॉ नहीं था। तो उसके लिए 1860 में इंडियन पीनल कोड जो है इंप्लीमेंट किया गया। और याद रखिएगा, इसको इंप्लीमेंट करने के पीछे एक सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड मैकॉले। तो मैकॉले के द्वारा इस कानून को लागू किया गया। साथ ही इनके टाइम पर आया हाई कोर्ट एक्ट 1861, 1861 का हाई कोर्ट अधिनियम। और इस अधिनियम के अंतर्गत ऑलरेडी कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में जो सुप्रीम कोर्ट चल रही थी, जी हाँ, कलकत्ता में तो सुप्रीम कोर्ट बनी थी 1773 में, उसके अलावा बॉम्बे और मद्रास में भी बाद में सुप्रीम कोर्ट बनी, जो इस कानून के बाद खत्म आपको हो गई। साथ ही लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कानून मैंने आपको पहले बताया था, और बताया था उसमें कि सदर दीवानी और सदर निजामत जो कोर्ट्स थी, उन कोर्ट्स को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया कि जो प्रोविंस के लेवल पे, प्रांत के लेवल पे, चाहे वो ढाका हो, मुर्शिदाबाद हो, पटना हो, इन जगहों पे जो सदर दीवानी निजामत अदालत थी, उन अदालतों को इस कानून के माध्यम से खत्म कर दिया गया। और साथ में न्यू हाई कोर्ट जो है भारत में आपको स्टैब्लिश की गई। तो कौन कौन सी हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुई? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, 3 हाई कोर्ट। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जो हाई कोर्ट का जो कानून जो है, कानून कानून आया कैनिंग के टाइम पर, लेकिन हाई कोर्ट का जो स्टैब्लिशमेंट है वो बाद में एल्गिन के टाइम पर हुआ। 1860 जब एल्गिन आया, तो याद रखिएगा हाई कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट एल्गिन के टाइम पर हुआ। बट न्यूज चल रही थी तो मैंने बीच में उसको लगा दिया। तो सबसे पहली हाई कोर्ट बनी कलकत्ता, कलकत्ता के बाद दूसरी हाई कोर्ट बनी बॉम्बे इन 1862, 14 अगस्त, और तीसरी हाई कोर्ट बनी मद्रास 15 अगस्त 1962। तो याद रखना, पहले कलकत्ता, देन बॉम्बे, देन मद्रास। और उसके बाद में फिर 1866 में आगे जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट बनी, जो पहले आगरा में थी, और आगरा से फिर उसको ट्रांसफर किया गया आपके इलाहाबाद में। तो याद रखिए, चारों हाई कोर्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और हाई कोर्ट कब बनी? हाई कोर्ट बनी एल्गिन के टाइम पर। ये फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। उसी के साथ में इनके टाइम पर व्हाइट म्यूटिनी या श्वेत विद्रोह हुआ। जो कंपनी के जो सैनिक थे और ब्रिटिश आर्मी के जो सैनिक थे, उन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, और उसके चलते 1000 से ज्यादा सैनिकों को नौकरी से निकालना पड़ा। और उसका रीजन था कि जो सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे थे, वो अब ब्रिटिश क्राउन के लिए काम नहीं करना चाहते थे, वो कंपनी के लिए लॉयल था। तो उसके लिए कई सारे सैनिकों को वहां से हटा दिया। इस तरीके की व्हाइट म्यूटिनी हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर, इट्स वेरी अर्लियर। तो व्हाइट म्यूटिनी के टाइम पर है, याद रखिएगा। उसी के साथ पे इनके टाइम पर वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, कार्यकारी परिषद, क्योंकि वाइसराय का पद आपको बना, वाइसराय के पद के माध्यम से अच्छा, एक बात मैं आपको पहले बता देता हूं कि अगर ये बोलना कि ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल,
थोड़ा सा गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाइसराय और गवर्नर जनरल दोनों के जो पद थे, दोनों की जो पोस्ट हैं, वो आगे कंटिन्यू आपको रही। एक नया पोस्ट वाइसराय का बनाया गया। तो जब भी ब्रिटिश सरकार किसी प्रिंसिली स्टेट से बात करना चाहती, उनके संबंध में कोई मैटर को डिस्कस करना चाहती, देन दे टॉक टू डायरेक्टली टू द वाइसराय। और अगर वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भारत में चलाते थे, देन मुद्दा आता था गवर्नर जनरल के पास में। तो वाइसराय और गवर्नर जनरल एक ही व्यक्ति थे, लेकिन दोनों के काम अलग अलग थे, दोनों के वर्क्स अलग अलग आपको थे। ठीक है। उसके अलावा जो वाइसराय के जो चौथे मेंबर, लॉ मेंबर आपको मैंने उसी के माध्यम से बाद में भारत में 1863 में जो पहला बजट है, फर्स्ट बजट है, प्रेजेंट किया गया। इसके पहले बजट प्रेजेंट करने का कोई सिस्टम भारत में नहीं था। तो सबसे पहले जेम्स विल्सन ने भारत में पहला बजट जो है, उस बजट को पारित आपको किया। और ओके, उसके अलावा आप देखोगे तो इन्हीं के टाइम पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया, जिसके माध्यम से भारत में एक तरीके से मिनी पार्लियामेंट या एक छोटी सी लॉ मेकिंग बॉडी बनाई गई, जो गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, कार्यकारी परिषद थी, उसी परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया। कुछ और मेंबर भी ऐड किए गए, तो अलग से लेजिस्लेटिव मेंबर बनाया। जब ये कानून मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, तो उसको और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इनके टाइम पर विडो रिमैरिज एक्ट 1856 पारित किया गया, और उस समय पे जो आर्य समाज था उनके द्वारा जो प्रेशराइज किया गया। उसके बाद विडो रिमैरिज एक्ट है कि कोई भी महिला जो है, उनको पुनः शादी करने का जो परमिशन है, वो परमिशन आपको मिल जाएगा। उसी के साथ इनके टाइम पर इंडिगो रिवोल्ट 1861-62 के अंदर इंडिगो रिवोल्ट या नील विद्रोह होता है। तो अंग्रेज उस समय पे, अंग्रेज प्लांटर्स जो होते थे, उनको कहा जाता नीलो। वो प्लांटर्स भारत में स्पेशली बंगाल और आसपास के एरिया में बड़े लेवल पे लोगों से नील की खेती करवाते थे, उसके एग्रीकल्चर करवाते थे, और उस नील को फिर मार्केट के अंदर आपको, या जो यहाँ से यूरोप भेजा जाता था, और उस नील के माध्यम से सफेद कपड़े को डाई करने का काम किया जाता था। ठीक है। तो वो तमाम चीजें उस समय होती थी, और उसके अंदर जो किसानों के साथ एट्रोसिटीज होती थी, अत्याचार होते थे, उन अत्याचारों के खिलाफ इंडिगो रिवोल्ट हुआ। दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। उस समय दिगंबर विश्वास, बिंदु विश्वास वगैरह, इन्होंने विद्रोह किया। नील दर्पण नाम का एक प्ले जो है, वो बड़ा फेमस हुआ उस समय पे। चलिए, उसी के समय पे इनके टाइम पर आया जनरल सर्विस इनलिस्टेड एक्ट 1856 में। अच्छा, उस समय होता क्या था कि जो भारतीय सैनिक हैं, ये भारतीय सैनिक भारत से बाहर जाके स्पेशली समुद्र क्रॉस करके सैनिक जो है, वो जाकर अपनी सर्विस देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि हमारे शास्त्रों में, पुराणों में समुद्र पास पार करना अलाउ नहीं है। और जो सैनिक समुद्र क्रॉस करके कहीं युद्ध लड़ने जाते थे, तो उनके परिवारों को गांव से, समाज से बाहर कर दिया जाता था। तो एक बड़ा प्रॉब्लम आपको था। लेकिन कैनिंग ने कानून लेके आया, और उस कानून के माध्यम से कि सरकार आपको जहां भी काम करने के लिए भेजी, आपको जाना पड़ेगा। यू हैव नो बहाना लाइक दैट कि यार हमको तो वहां नहीं जाना या वहां नहीं जाना है, ऐसा नहीं होगा, है ना। चलिए, तो जनरल सर्विस इनलिस्टेड एक्ट आपको पास पारित किया गया। तो ये तमाम चीजें हुई लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर। और अगर आपको उसका माइंड मैप चाहिए, तो यू कैन विजिट माय वेबसाइट shivaneducation.com, या शिवान एजुकेशन के एप्लीकेशन पे भी आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।